हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिनमें कि हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक्स है, ठीक है, जिनसे आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। राइट, मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम कवर करें, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करें। तो इसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्टीन के बारे में। कोलिस्टिन ये एक एंटीबायोटिक है और इंडिया में रिसेंटली कोलिस्टिन को बैन कर दिया गया है। तो अब जैसे कि आप ये एक रिप्रेजेंटेटिव मैप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि प्रोजेक्टेड डेथ्स क्या होंगी बाय 2050 ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोलिस्टिन को बैन करने का मेन एक तो रीज़न एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट इज़ प्रोजेक्टेड कि एशिया विल बी द मोस्ट अफेक्टेड रीजन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स यूज़ भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं एशियाटिक रीजन में। ठीक है, तो अब डिटेल में थोड़ा हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कोलिस्टिन क्या है और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एंटीबायोटिक कोलेस्ट्रिन और उसके फॉर्मुलेशंस को बैन कर दिया है। ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को बैन कर दिया है फॉर फूड प्रोसेसिंग फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, पोल्ट्री, एक्वा फार्मिंग एंड एनिमल फीड सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो सिर्फ डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे जब भी कोलेस्ट्रिन को, एंटीबायोटिक कोलेस्ट्रिन को, तभी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप कंज्यूमर ऑफ एग्रीकल्चरल एंटीबायोटिक वर्ल्ड वाइड, अकाउंटिंग फॉर 3% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन, और बाय 2030 ये डबल हो सकता है। देन इंडियाज एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूसेज इज लीडिंग टू पावरफुल नेवर सीन बिफोर म्यूटेशन विद इन बैक्टीरिया। ठीक है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को समझने के लिए देख लेते हैं अभी कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर पावरफुल मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, दे ईदर किल बैक्टीरिया और कीप देम फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग, स्लो कर देते बैक्टीरियल ग्रोथ को या फिर उन्हें किल कर देंगे, और फिर वहाँ से तब तक हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है, एंड आफ्टर दैट आवर बॉडी टेक्स ओवर। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि इट डज़ नॉट वर्क ऑन वायरसेस। एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरियाज को टारगेट करती है। एंटीवायरल मेडिसिन जो होती है वो वायरसेस को टारगेट करते हैं, एंटी फंगल जो होता है वो फंजाइज को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेडिसिन स्पेसिफिक होती है थोड़ी। जैसे कि हम सोचते हैं कि कॉमन कोल्ड पे हम एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में चलता है, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ले लेना। बट कॉमन कोल्ड ये वायरस के वजह से होता है। ठीक है, तो उस पर इस तरीके के एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करते। तो आप अननेसेसरीली अगर अपने गट माइक्रोबायोटा को एंटीबायोटिक्स वगैरह को एक्सपोज करते हो तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड करने चाहिए। आपको हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए सबसे पहले। तो अभी हम देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। इट हैपन्स व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड पैरासाइट्स चेंज व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एंटी माइक्रोबियल drugs such as antibiotics, antifungals, antivirals, antimalarials and anti-helminths, मतलब कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो तो भी। तो बेसिकली अभी हमारे न्यूज़ के कंटेक्स्ट में हम इसे जानते हैं। अगर आप एनिमल और पोल्ट्री में या फिर एक्वा फार्मिंग में या फिर फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स हम डायरेक्टली नहीं ले रहे। ठीक है, तो इस एंटीबायोटिक का जो डोज एनिमल्स में गया है और फिर उन एनिमल्स को अगर हम खाते हैं, ठीक है, तो द चांसेस इज़ दैट कि इन एनिमल्स में ही शायद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, क्योंकि आप उन्हें कॉन्स्टेंटली ये एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, उनमें अगर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि इवन मॉस्किटोज़, हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, बट आफ्टर अ वाइल हमें पता है कि हमें फॉर्मुलेशंस चेंज करने पड़ते हैं। हमें पता है ये सारी कंपनीज काम कर रही होती है कि हम अपग्रेड कैसे करें। क्यों करना पड़ता है ये? क्योंकि बार बार सेम चीज़ को एक्सपोज होने की वजह से एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। सेम गोज़ फॉर बैक्टीरियाज, इनमें फिर इस तरीके से म्यूटेशंस होते हैं कि उनमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिन्हें हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरियाज अगर हमारी बॉडी में इस फूड चेन के थ्रू आ जाते हैं, अगर एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू आ जाते हैं, तो अगर हमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए जिसके लिए हमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है, पर ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो
उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हम में प्रेजेंट है, तो हम कितनी भी दवाई खा लें हम पर असर नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो कोलिस्टिन एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है करंट सिचुएशन में, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। कोलिस्टिन और पॉलीमिक्सिन ई इज़ एन ओल्ड एंटीबायोटिक सॉरी, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1952, और ये अलग अलग इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है फॉर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब हम जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दो तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं, उनमें से सारे जितने भी ग्राम नेगेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट ये यूज़ किया जा सकता है। ये और ज़्यादा उस चीज़ को डेंजर बना देता है क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये सारे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। तो डिजीजेस सच एज प्लेग, कॉलरा, टाइफॉइड, इनमें भी ये यूज़ किया जा सकता है, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी प्रॉब्लम्स, न्यूरोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसीलिए ऑलरेडी इसका यूज़ रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गाइडलाइंस इन फोर्स है। देन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोलिस्टिन इज़ अ रिजर्व एंटीबायोटिक या फिर एंटीबायोटिक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो एंटीबायोटिक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि करंट सिचुएशन में ऑलमोस्ट मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स जो अब तक डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है, उनके लिए रेजिस्टेंट माइक्रोबायोटा या फिर रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। क्यों? इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि हम रैम्पेंटली एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो उनमें म्यूटेशंस होते गए बैक्टीरियाज में, और वो इन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट बनते गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पेशेंट है जिसे एंटीबायोटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, बट मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स को अगर वो पेशेंट रेजिस्टेंट है, ऑलरेडी उसमें रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ही है, एंड दैट बैक्टीरिया यू कैन नॉट किल, ऐसे केस में आपको कोलिस्टिन यूज़ करना है, क्योंकि करंटली कोलिस्टिन के लिए इतना वाइड स्प्रेड एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जैसे कि कोई इंजरी हो जाती है, कुछ इंजरी में इन्फेक्शन हो जाता है, सर्जिकल इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसे केस में इसे आपको यूज़ करना है एज अ एंटीबायोटिक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रीन को वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो आपके पास अभी कोई भी और एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसका यूज़ यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना में प्रोहिबिट हो चुका है फॉर द सेम रीज़न। हमारे यहाँ पे एनिमल्स में क्यों यूज़ किया जाता है इसको? तो पहली बात तो अगर कोई क्लिनिकल साइंस दिख जाए इन्फेक्शंस के, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर एनिमल्स में भी सेम तरीके के कुछ साइंस दिख जाते हैं तो मोस्टली सेम मेडिसिन यूज़ कर लिए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिसर्च एनिमल्स से ज़्यादा ह्यूमन डिजीज़ के लिए होता है। देन एज ग्रोथ प्रोमोटर टू बूस्ट वेट ऑफ द एनिमल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है, ताकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा बल्की हों, उनका मास बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए इनमें यूज़ किया जाता है। देन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि हमें पता है ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बहुत ईजीली मिल जाते हैं। ये अब रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपलसरी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर सच एंटीबायोटिक्स, और डॉक्टर्स को भी वेटेरिनियन डॉक्टर्स अगर है तो बहुत सोच समझ कर ऐसी एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। तो ओवर द काउंटर ऐसी मेडिसिन मिलनी ही नहीं चाहिए। देन ट्रैक द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑल्टरनेटिव्स टू दीज काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रमोट एंटीबायोटिक फ्री मीट, जैसे कि हम ऑर्गेनिक मीट को प्रमोट करते हैं वैसे एंटीबायोटिक फ्री मीट को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन्स। देन लॉज टू रिड्यूस एंटीबायोटिक यूज़, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं। तो अभी इसी से रिलेटेड, न्यूज़ से ही रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि इंडिया में क्या सिनारियो है। इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ते जा रहा है, जैसे कि हमने इसके पहले की स्लाइड्स में भी देखा है कि इंडिया में करंटली नेवर सीन बिफोर काइंड ऑफ बैक्टीरियल म्यूटेशंस करंटली हो ही रहे हैं। तो द बैन हैज़ बिन इम्पोज्ड अंडर प्रोविजन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940. The ban follows recommendations by Drugs Technical Advisory Board and National Antimicrobial Resistance Action Plan Committee. ये दो बोर्ड्स के रिकमेंडेशन पे बैन आया है, ठीक है। एंड मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एंटीबायोटिक कोलिस्टिन टू राइट क्लियरली ऑन द लेबल कि ये एनिमल फूड, एनिमल इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, पोल्ट्री, एक्वा फार्मिंग एंड एनिमल फीड सप्लीमेंट, ये आपको क्लियरली वहाँ पे लिख देना है।
तो ये हो गया कम्प्लीटली कोलेस्टीन के बारे में और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। और याद रखिए कि हमने इसे बैन कर दिया और हमसे पहले यूएसए, यूरोप और चाइना ने भी इसको बैन कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं एक इससे रिलेटेड न्यूज़ को। अवेयर एक टूल है जो WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ने डेवलप किया है। ये अवेयर टूल इसलिए यूज़ किया गया है कि जो राइजिंग बहुत ज़्यादा रैम्पेंट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है उसे कम करने के लिए। तो इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व। तो आपको ऐसी एंटीबायोटिक्स का एक्सेस बढ़ाना है जो बहुत सीरियस इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं, बट सीरियस बट कॉमन, ठीक है, सीरियस बट कॉमन। अब बहुत कॉमन है तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, बट आपको उसका एक्सेस लोगों तक बढ़ाना है, उसको पेनिट्रेट कराना है। और वॉच एंटीबायोटिक अवेलेबिलिटी एज एट ऑल टाइम्स इन दी हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये एक मॉनिटरिंग कंपोनेंट है कि कौन सी तरीके की एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल इन द सिस्टम, ठीक है। और रिजर्व इज दैट कि एंटीबायोटिक्स टू बी यूज्ड स्पैरिंगली और प्रिजर्व्ड एंड यूज्ड ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस में भी, अब जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है या फिर और कुछ हो रहा है तो ऐसे केस में आपको एंटीबायोटिक्स वैसे भी नहीं लेनी है, राइट। तो रिजर्व करो एंटीबायोटिक्स को और उसको स्पैरिंगली यूज़ करो सो दैट हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये था कोलेस्टीन के बारे में पूरा और एंटीबायोटिक्स के बारे में। अवेयर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, आप इसे याद रखें, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आज का आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।